हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन ईडी एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि 12th क्लास का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। इसमें अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से, और ऐसे करते करते अपन बहुत सारे पार्ट बनाते हुए अपन इस चैप्टर को कर लेंगे कंप्लीट बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करें चैप्टर। ये लीजिए इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि बच्चों हेल्थ को फिट रखना है। इस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे कि अपनी हेल्थ को कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से पैथोजेंस जो है वो अपने को अफेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपनी हेल्थ जो है वो फिट कैसे रह पा रही है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अपन कैसे हेल्दी रह पा रहे हैं। क्या अपने अंदर कोई डिफेंस मैकेनिज्म है क्या? यस, अपने अंदर डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, तो फिर अपने को किस टाइप की डिजीज हो सकती है वो अपन अलग से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अपन पढ़ेंगे इम्यूनिटी, कि अपने अंदर ऐसी कौन सी पावर है जिससे अपन बच रहे हैं, इन सारी जितनी भी बीमारियां हैं उनसे अपन बच पा रहे हैं अपन। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन चैप्टर को। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं हेल्थ से। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है बच्चों? तो हेल्थ का मीनिंग ये नहीं है कि अपने पास में कोई डिजीज नहीं हो रही है। देखो बच्चों, हेल्थ का मीनिंग ये कभी नहीं है कि अपने को कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई बीमारी नहीं है दैट मींस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अपने को कोई डिजीज नहीं है तो क्या अपन हेल्दी है क्या? ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर अपन WHO की बात करें, मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर भी WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ की डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो हेल्थ का मीनिंग ये है कि अपने को चारों तरफ से फिट रहना चाहिए। चारों तरफ इन द सेंस कि हर तरह से फिजिकली, मेंटली, सोशली, इन सारे पैरामीटर्स को अगर अपन देखें तो सभी से अपन अगर फिट हैं तो अपन हेल्दी है बच्चों। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन। तो यहां पर अपन देख रहे हैं हेल्थ मींस कंप्लीट वेलबींग ऑफ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एंड सोशली बच्चों। ठीक है, तो हेल्थ का मीनिंग ये है कि अपने को सारे वेलबींग यानी कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली सभी तरीकों से, सभी पैरामीटर से क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए, और किसी भी टाइप की कोई डिजीज अपनी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। उसको बोला अपन ने हेल्थ बच्चों। ठीक है, अब अपन बात करें इम्यूनिटी, यानी कि अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए अपनी बॉडी के अंदर है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी अपनी बॉडी के अंदर है बच्चों। तो इम्यूनिटी क्या होती है? यानी कि एक ऐसी पावर बॉडी के अंदर है जो किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट फाइट कर ले रही है बच्चों। ठीक है, अपनी बॉडी में ऐसी पावर है जो किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करती है, उसको बोलते हैं अपन इम्यूनिटी बच्चों। ठीक है, तो ये देखो, द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन कंफर्म्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। जो अपना इम्यून सिस्टम है वो वर्क कर रहा है किसी पैथोजन के अगेंस्ट, उसको अपन कंबाइंडली बोल रहे हैं बच्चों इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये देखो, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कहां से आई? अच्छा, ये पावर आई कहां से? ठीक है, तो इसके बेसिस पे अपन इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक अपन बोल रहे हैं इनेट इम्यूनिटी, दूसरी है अपने पास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी बच्चों। ठीक है, इनेट का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ये देखो, इनेट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, और एक्वायर्ड का मीनिंग क्या है। तो अपने इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कि जो अपनी बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया अपन ने। पहला बोला अपन ने नंबर 1 इनेट इम्यूनिटी, दूसरा बोला अपन ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहां पर आप देखेंगे इनेट का मीनिंग क्या है यहाँ पर? इनेट को बोलते हैं अपन, हिंदी में बोलते हैं बाई बर्थ या फिर जन्मजात, यानी कि जो इम्यूनिटी अपने को बाई बर्थ मिली है उसको बोलते हैं अपन इनेट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं इसको जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि ये स्पेसिफिक है, और इसको बोलते हैं अपन उपार्जित। हिंदी में बोलेंगे इसको उपार्जित, जो अपन ने एक्वायर्ड किया बच्चों। ठीक है, तो ये देखो, इनेट इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक। क्यों बोलते हैं वो अभी अपन देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि इनेट इम्यूनिटी क्या है, फिर देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो दोनों में डिफरेंस पहले अपन क्रिएट कर ले रहे हैं। इनेट का मतलब ये है कि अपनी बॉडी को कुछ ऐसी मैकेनिज्म मिली है, डिफेंस मैकेनिज्म मिली है बाय बर्थ, और अलग अलग फैक्टर्स या अलग अलग बैरियर्स अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो किसी पैथोजन से अपने को प्रोटेक्ट करते हैं या बचाते हैं अपने को। ठीक है बच्चों, तो उसको बोला अपन ने इनेट। इनेट को इनेट को अपन बैरियर्स के बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन एक्वायर्ड की बात करेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है क्या वो बाई बर्थ अपने को मिलती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लाइफ के अंदर गेन होती है। ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग जो भी इम्यूनिटी मिलती है उसको बोलते हैं अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये स्पेसिफिक होती है। ठीक है, स्पेसिफिक क्यों होती है ये अपन देखेंगे नेक्स्ट।
आगे वाले पोर्शन में देखेंगे बच्चों। इसको दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है। पहला है इसमें एक्टिव, दूसरा है इसमें पैसिव। एक्टिव का मीनिंग क्या है, पैसिव का मीनिंग क्या है, ये भी आपको समझाएंगे हम। एक्टिव का मतलब ये है कि आपकी बॉडी खुद क्या बना रही है, इम्यूनिटी बना रही है। पैसिव का मतलब है बॉडी को इम्यूनिटी बाहर से मिली है, सराउंडिंग से, ठीक है, लेकिन वो लाइफ यानी कि बर्थ के बाद में मिली है, बर्थ से पहले नहीं, बर्थ के बाद में मिली है। इसलिए बोल रहे हैं कि जन्म लेने के बाद में कोई इम्यूनिटी अगर मिल रही है तो उसको बोला अपन ने एक्वायर्ड। तो अगर बॉडी खुद बना रही है उसको एक्टिव बोला, बॉडी को प्रीफॉर्म मिल रही है अगर इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी, उसको बोला अपन ने पैसिव। अगेन इनके दो तरीके हो सकते हैं, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। ठीक है बच्चों, एक बार अपन फिर से देख ले रहे हैं। इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं सबसे पहले। इससे पहले अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये चैप्टर है। तो हेल्थ के बारे में अपन ने देखा, हेल्थ का मीनिंग क्या है यहाँ पर, और हेल्थ को फिट रखने के लिए, फिर हेल्दी रहने के लिए अपने अंदर क्या बनी हुई है, इम्यूनिटी है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम बना हुआ है। क्या बना हुआ है अपने अंदर, इम्यून सिस्टम बना हुआ है। तो सबसे पहले अपन इम्यून सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। तो यही इम्यून सिस्टम जो है ये अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है पैथोजन से बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पर इनेट इम्यूनिटी। ये देखो इनेट इम्यूनिटी, इसको बोला है अपन ने नॉन स्पेसिफिक। देखो इसमें कौन कौन से बैरियर्स हैं जो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। सबसे पहला जो बैरियर है वो है फिजिकल बैरियर, बात समझ में आ गई। इसके बाद में है फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसके बाद में है सेल्यूलर बैरियर, इसके बाद में साइटोकाइन बैरियर। ये आपकी एनसीईआरटी में चारों के चारों बैरियर दे रखे हैं क्लियरली। ठीक है, अब अपन बात करेंगे ये बैरियर अपने को पैथोजन से बचाते हैं, यानी कि माइक्रोब से अपने को बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं अपने को। ठीक है, अब ये देखो अलग अलग बैरियर में अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग कुछ मैटर्स सिक्रीट किए जाएंगे जो अपने को प्रिवेंट करेंगे उनसे। ठीक है, तो ये देखो फिजिकल बैरियर का मतलब है कि फिजिकली अपने को प्रोटेक्ट करना। तो फिजिकली का मतलब ये है कि कोई भी पैथोजन सबसे पहले अपने को फिजिकली कांटेक्ट में आएगा, अपने फिजिकली कांटेक्ट में आएगा। तो फिजिकली कांटेक्ट में आने के लिए फिजिकल बैरियर बने हुए हैं जो उस पैथोजन को आपकी बॉडी में इंसर्ट होने से बचाएंगे बच्चों। तो उसको बोला अपन ने स्किन, और स्किन के बाद में दूसरा है इसमें म्यूकस, स्किन और म्यूकस बच्चों। ठीक है, ये देखो स्किन और म्यूकस ये फिजिकल बैरियर के पार्ट है। ठीक है, अपन देखेंगे कि ये कैसे एक माइक्रोब्स को इंटर होने से बचाएंगे। इसके बाद में देखो बच्चों फिजियोलॉजिकल बैरियर में अपन ने देखा टीयर्स, सलाइवा एंड एचसीएल। एचसीएल क्या है यहाँ पर, एसिड है, एसिड। तो ये एसिड कैसे आपको माइक्रोब से बचाएगा ये भी अपन देखेंगे। सेल्यूलर बैरियर में कुछ सेल्स इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर। सेल्स क्या कर रही है, माइक्रोब्स को रोक रही है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रही है बच्चों। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे मेनली ल्यूकोसाइट्स, WBC। ठीक है, तो WBC जो है वो डिफेंस सेल्स अपन को बोलते हैं जो अपने को डिफेंस प्रोवाइड करवाती है बच्चों। ठीक है, इसके बाद में है साइटोकाइन बैरियर, जैसे कि इंटरफेरोन और इंटरल्यूकिन। क्या होता है इंटरफेरोन और इंटरल्यूकिन, डिटेल में देखेंगे बच्चों अपन। ठीक है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन और ब्रीफ हो गया इस चैप्टर का। तो अपने को इस सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनिटी, इसके बाद में अपन कॉमन डिजीज पढ़ने वाले हैं। तो इम्यूनिटी को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों इनेट इम्यूनिटी। ये देखो इनेट इम्यूनिटी क्या है, मैंने अभी आपको बताया। नंबर 1 अपन स्टार्ट कर रहे हैं इनेट इम्यूनिटी, कि ऐसी इम्यूनिटी जो नॉन स्पेसिफिक है। अब नॉन स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है, सबसे पहले वही जान लेते हैं। ये देखो नॉन स्पेसिफिक का मीनिंग ये है कि, नॉन स्पेसिफिक का मीनिंग ये है कि ये कोई भी पैथोजन हो उसके अगेंस्ट क्या करेगी, फाइट करेगी। तो अपन लिख देंगे फाइट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ पैथोजन, ऑल टाइप ऑफ पैथोजन्स। ठीक है बच्चों, जितने भी पैथोजन्स हैं उनके सभी के साथ में क्या करने वाली है, फाइट करने वाली है। और इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो एक साथ एक्टिव होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसलिए बोला है इसमें नॉन स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट कोई एक पर्टिकुलर पार्ट इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं इसको नॉन स्पेसिफिक। जो फॉर्म होती है अपने को एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन इनेट इम्यूनिटी। और ये अलग अलग बैरियर से बनी होती है जो अपन ने पढ़ा था बच्चों। सबसे पहले अपन बात कर ले रहे हैं बच्चों फिजिकल बैरियर की। मैंने अभी आपको बताया फिजिकल बैरियर का मतलब है जो फिजिकली अपने को प्रोटेक्ट करे माइक्रोब से। ठीक है, तो यहां पर अपन ने सबसे पहले बात करी है स्किन की।
तो स्किन क्या कर रही है, सबसे पहले अगर अपन बात करें माइक्रोब्स जो कांटेक्ट में आता है वो स्किन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है बच्चों। तो ये फिजिकल बैरियर है। तो सबसे पहले तो स्किन अपनी उस माइक्रोब्स को इंटर होने से बचाएगी, ठीक है। तो अपन ने लिखा बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसके बाद अपन बात करते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, ये कुछ ग्लैंड से, यानी कि अपन बात करें गॉबलेट सेल्स जो है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, और जो एपिथेलियल लेयर है वहां पर म्यूकस मिलेगा। बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है जहां पर म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। और म्यूकस अपने ऐसे, जो अपन स्टमक की बात करते हैं वहां पर भी म्यूकस का सिक्रेशन होता है बच्चों। वहां पर म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है वॉल को HCl से, ठीक है। तो यहां पर देखो म्यूकस का अपन फंक्शन देख रहे हैं, म्यूकस कंटेनिंग एपिथेलियल लेयर। मैंने बोला ना एपिथेलियल लेयर जो है उनके अंदर कुछ सेल्स होंगी जो म्यूकस का सिक्रेशन करेगी बच्चों, ठीक। ये क्या करती है, इनहिबिट करेगी माइक्रोबियल ग्रोथ को, ठीक है। जैसे अपन देख रहे हैं यहां पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जो एपिथेलियल लेयर है उसके अंदर मिलेगा म्यूकस, जो क्या करेगा, माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर ले रहे हैं सीलिया। अच्छा, इसके अंदर अपन सीलिया की भी बात कर ले रहे हैं। सीलिया जो जनरली अपने मिलता है ट्रेकिया के अंदर या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मिलेगा सीलिया। तो सीलिया भी माइक्रोब्स को अपने एल्वियोलाइज तक जाने से रोकता है बच्चों। तो सीलिया भी इसका पार्ट हो गया, ठीक है। तो अपन ने देखा स्किन, म्यूकस और सीलिया। तो ये सारे के सारे जो है वो फिजिकल बैरियर के अंदर आते हैं बच्चों। किसके अंदर आते हैं, फिजिकल बैरियर के अंदर। अब अपन सेकंड जो बैरियर है वो देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। देखो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, यानी कि अपन ने देखा था ना एसिड इन स्टमक। आपको पता है स्टमक के जो पीएच है वो बहुत ही कम पीएच है, यानी बहुत ही लो पीएच है, नियर अबाउट 1.5 to 2 pH, ठीक है। यानी कि एसिडिक पीएच है, उसके अंदर एसिडिक पीएच किस लिए है, क्योंकि वहां पर HCl का सिक्रेशन हो रहा है बच्चों। किसका सिक्रेशन हो रहा है, HCl का। अब ये HCl जो है वो क्यों सिक्रीट किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस स्टमक में क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, तो आप सभी को पता होगा। HCl जो है वो एसिडिक इन नेचर है और जो भी माइक्रोब्स फूड के साथ में एंटर करेंगे उनको किल करेगा। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है किसका, फिजियोलॉजिकल बैरियर का। उसके बाद में सलाइवा इन माउथ। आपको पता होगा माउथ की जो सलाइवा है उसका अगर अपन कॉम्पोजिशन देखें तो वहां पर भी लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं। तो माइक्रोब्स की किलिंग माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है और सलाइवा क्या करती है, उसको किल करती है। तो सलाइवा भी किसके अंदर आ जा रही है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। टीयर्स इन आई, टीयर का फंक्शन भी यही होता है बच्चों। पीएच ऑफ बॉडी, बॉडी की जो पीएच है वो भी माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करती है, इनहिबिट करती है बच्चों, ठीक है। कैसे करती है, अगर आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर अपन एंजाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स जो है वो बॉडी की मेटाबॉलिक, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर सेलुलर एक्टिविटी है वो एंजाइम्स पे डिपेंड करती है। तो अगर अपन एंजाइम्स को डीनेचर करवा दें या फिर उनको नॉन फंक्शनल करवा दें तो क्या फिर वो सेलुलर एक्टिविटी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से पीएच को अपन डिसबैलेंस करके सेलुलर एक्टिविटी को रोक सकते हैं माइक्रोब्स की, ठीक है। तो उससे माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक। फिर अपन बात करते हैं टेम्परेचर। तो पीएच और टेम्परेचर ये दोनों ही किसको अफेक्ट करते हैं, एंजाइम्स को इफेक्ट करते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकेंगे। किसके एंजाइम्स को, माइक्रोब्स के एंजाइम्स को बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें पीएच और टेम्परेचर, मैंने अभी भी आपको बताया पीएच जो है वो माइक्रोबियल एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। सेम टेम्परेचर भी क्या करता है, माइक्रोबियल एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बच्चों, थर्ड नंबर जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेगमेंट है जिसे बोल रहे हैं अपन सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में आ जाएगी आपकी WBC। WBC के भी अलग अलग पार्ट्स अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने बात करी है सेलुलर बैरियर में ल्यूकोसाइट्स WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल विल फेगोसाइट्स एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये कुछ सेल्स यहाँ पर दे रखी है जो अपना मैक्सिमम पार्ट इन्वॉल्व, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये ज्यादा इन्वॉल्व होती है फेगोसाइटोसिस में या फिर माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम करने में, ठीक है। ये मैंने कुछ सेल्स यहाँ पर बताई जिन्हें जो आ रही है सेलुलर बैरियर के अंदर। ओके बच्चों, अब देखो फोर्थ जो प्रोसेस है, अच्छा फेगोसाइटोसिस फोर्थ प्रोसेस नहीं है, ये सेलुलर बैरियर में जो WBC है वो कैसे इनको
खत्म करेगी माइक्रोब्स को, तो वो एक इवेंट यहां पर दे रखी है, ठीक है। तो ये देखो, सेल्यूलर बैरियर के अंदर ही फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होने वाली है। तो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से जो WBC है वो माइक्रोब्स को खत्म करेगी बच्चों। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि कैसे WBC जो है वो माइक्रोब्स को खत्म कर दे रही है। तो यहां पर एक इवेंट चलती है जिसे बोलते हैं अपन फेगोसाइटोसिस, जो कौन करती है? WBC करेगी। WBC में भी कौन करेगी? मैक्रोफेज सेल्स करेगी। कौन सी सेल्स करेगी? मैक्रोफेज सेल्स करेगी बच्चों, ठीक है। तो यहां पर मैंने पूरी एक इवेंट दे रखी है कि कैसे एक मैक्रोफेज सेल्स माइक्रोब्स को खत्म कर दे रही है बच्चों, ठीक है। तो अच्छे से देखना बच्चों, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या है? फेगोसाइटोसिस प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करेगी, मतलब फेगोसाइटोसिस इवेंट यहां पर परफॉर्म होने वाली है। जो कौन परफॉर्म करने वाली है? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों ही मोस्ट एक्टिव WBC। मोस्ट एक्टिव WBC क्यों बोला? क्योंकि सबसे ज्यादा यही यहां पर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं। अच्छा, इनमें से एक को बोलते हैं अपन मैक्रोपुलिसमेन, एक को बोलते हैं माइक्रोपुलिसमेन, ठीक है बच्चों। यहां पर जो मोनोसाइट है इसको बोलते हैं अपन मैक्रोपुलिसमेन, न्यूट्रोफिल्स को बोलते हैं अपन माइक्रोपुलिसमेन। पुलिसमेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका काम एक तरह से पुलिस की तरह ही होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर ले रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। तो आपको ये डायग्राम एक बार देखना अच्छे से, आप एक बार के लिए डायग्राम देखो अच्छे से। इसमें जो आपको ये जो सेल दिख रही है ये है मैक्रोफेज सेल्स, ठीक है बच्चों। मैक्रोफेज सेल्स या फिर इसको फेगोसाइट सेल भी बोल रहे हैं, जो फेगोसाइट करेगी या फेगोसाइटोसिस करेगी, ठीक है बच्चों। तो इस सेल में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि इस सेल की स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले तो आप इस सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इस सेल पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इनको बोलते हैं अपन स्यूडोपोडिया। ये देखो, ये इसके ऊपर क्या बने हुए हैं? स्यूडोपोडिया बने हैं। और ये स्यूडोपोडिया इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मैक्रोफेज की मूवमेंट में हेल्प करता है स्यूडोपोडिया। तो देखो ये मैक्रोफेज सेल्स की ऐसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्यूडोपोडिया। फिर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहां पर पूरी फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है इसके अंदर। तो क्या सबसे पहले माइक्रोब्स को कैसे अटैक करेगी? क्या ये माइक्रोब इसके पास में चल के आएगा या फिर ये मैक्रोफेज खुद माइक्रोब्स के पास में जाएगी? तो देखो मैक्रोफेज को क्या पता लगेगा कि कोई माइक्रोब्स बॉडी के अंदर मतलब आया है? क्या इसको सपना आएगा? इसको कैसे पता लगेगा कि मेरे को माइक्रोब्स के पास जाना है या माइक्रोब्स आ गया है बॉडी के अंदर, ठीक है बच्चों। देखो इसके ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर लगे होते हैं जिसे बोलते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? टॉल लाइक रिसेप्टर, TLR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर रिसेप्टर लगे हैं टॉल लाइक रिसेप्टर। ये देखो बच्चों, ये यहां पर रिसेप्टर है जिसे बोला TLR। TLR की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। टोल लाइक रिसेप्टर, टोल लाइक रिसेप्टर, रिसेप्टर, ठीक है बच्चों। ये टोल लाइक रिसेप्टर क्या करेंगे? टोल लाइक रिसेप्टर क्या करेंगे? इनके ऊपर कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होगा जो इनको एक्टिवेट कराएगा या फिर जो इनको बताएगा कि कोई ना कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आया है, या फिर हो सकता है इसके अंदर कोई भी सेल जो है वो डैमेज हो चुकी है, कोई सेल डैमेज हो चुकी है। तो जो भी सेल या फिर टिश्यू डैमेज हो चुका है, तो जो भी डैमेज एरिया है उनको भी ये मैक्रोफेज ही क्या करने वाली है? इंगल्फ करने वाली है। या फिर कोई पैथोजन आया है उसको भी क्या करने वाली है? मैक्रोफेज ही किल करने वाली है, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करते हैं DAMP, DAMP और PAMP, DAMP और PAMP। इसको बोलते हैं डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। PAMP को बोलते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। दो तरह के मॉलिक्यूल्स को ये टॉल लाइक रिसेप्टर समझता है। क्या बोला मैंने? DAMP और PAMP दो तरह के ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनको TLR समझता है या फिर TLR इनको रिकॉग्नाइज करता है। बच्चों अगर कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आता है तो वहां से PAMP आकर यहां से जुड़ने वाला है। कौन आकर जुड़ेगा यहां पर? PAMP। PAMP आकर कहां जुड़ रहा है जल्दी बताओ? TLR पर जुड़ रहा है, TLR पर, यानी कि टोल लाइक रिसेप्टर पर आकर जुड़ेगा। यानी कि इसको पता लग जाएगा कि कोई पैथोजन आया और पैथोजन को किल करना है।
अगर यहाँ पर DAMP आता है तो इसको पता लगेगा कि कोई भी बॉडी का पार्ट डैमेज हो चुका है, उसको अपने को खत्म करना है। तो TLR क्या होता है, DAMP क्या होता है, PAMP क्या होता है, इनके बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए बच्चों। अगर इनकी डिटेल देखें तो बहुत ज्यादा डिटेल इसके अंदर है, पूरी की पूरी एक प्रोसेस चलती है, पूरा का पूरा एक कैस्केड पाथवे इसके अंदर चलता है, ठीक है, जिसके थ्रू ये इवेंट यहाँ पर होती है। लेकिन अपने को नॉर्मली इसको समझना है कि एक्चुअली मैक्रोफेज को कैसे पता लगा, पता लगने के बाद में ये कैसे एक माइक्रोब्स को फाइनली किल कर दे रही है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, फेगोसाइटोसिस। तो देखते हैं अपन, तो मैंने कहा इसके ऊपर PAMP आके जुड़ा, ये पहुंच चुकी है कहां पर, माइक्रोब्स के पास में। अब क्या करेगी, इस माइक्रोब्स को अंदर की ओर लेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अलग अलग मैंने इवेंट बता रखी है, आप देखेंगे यहाँ पर 7 इवेंट के अंदर मैंने इस कंप्लीट फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को खत्म किया बच्चों। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी माइक्रोब्स और अदर पार्टिकल्स आएगा तो यहाँ पर ये स्यूडोफोडिया क्या करने वाले हैं, इसको अंदर की ओर लेके आ रहे हैं, और ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अंदर की ओर इन्वेजेटेड हो जाएगी और इस माइक्रोब्स को अंदर की ओर ले लेगी। ये देखो माइक्रोब्स यहां तक आ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देख ले रहे हैं अब क्या होगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की ओर क्या हो रही है, इन्वेजेटेड हो रही है, अंदर की ओर धस रही है, और माइक्रोब्स को अंदर की ओर ले लिया। अंदर की ओर लेने के बाद में इसके ऊपर एक पूरी की पूरी वेसिकल की कोटिंग हो जाएगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक वेसिकल फॉर्म हो जाएगी। इस वेसिकल्स के अंदर कौन आ चुका है, ये माइक्रोब आ चुका है। तो अब क्या बोलेंगे, ये एक फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से इसको अंदर लिया, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से अंदर लिया इसको, है ना, तो इसको बोलेंगे फेगोसोम। बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या हुआ, माइक्रोब्स के कांटेक्ट में गई है, कांटेक्ट में आने के बाद में इसने इसको अंदर की ओर लिया, अंदर की ओर लेने के बाद में इस पे एक पूरी वेसिकल फॉर्म कर दी, जिसे बोला है अपन ने फेगोसोम। क्या बोला है बच्चों, फेगोसोम बोला है, ठीक है। ये देखो फेगोसोम, या फिर इसको बोल सकते हैं फेगोसाइटिक वेसिकल्स। अब देखोगे आप, तो अब क्या होगा, तो इसी सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन कर रही है। गोल्जी बॉडी जो है यहाँ पर क्या फॉर्म कर रही है, यहाँ पर वेसिकल्स के फॉर्म में यहाँ पर लाइसोसोम बना रही है। ये देखो अब ये यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट है बच्चों, लाइसोसोम। इस लाइसोसोम के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा एसिडिक एंजाइम बच्चों। क्या होगा इसके अंदर, जल्दी बताओ, एसिडिक एंजाइम होगा इसके अंदर। ये एसिडिक एंजाइम क्या कर देगा, ये माइक्रोब को खत्म कर देगा बच्चों। तो एसिडिक एंजाइम किसके अंदर भरे हुए हैं, लाइसोसोम के अंदर भरे हुए हैं, लाइसोसोम सेल के अंदर बना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो फेगोसोम बना है ना, इसके साथ में कौन आकर जुड़ेगा, ये लाइसोसोम आकर जुड़ेगा। तो अपन देखेंगे कि ये लाइसोसोम आकर यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनी है उसे बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। ये देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर और ये फेगोसोम, इसको बोला अपन ने फेगोलाइसोसोम। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर लाइसोसोम दे रखा है, मैंने यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। चलो यहाँ पर भी देखो लाइसोसोम दे रखा है, तो ये लाइसोसोम यहाँ पर आकर अटैच हो रहा है, ठीक है, एक ही लाइसोसोम आएगा, ठीक है। ये देखो, चलो ये लो, एक मिनट, इसको इरेज कर दे रहे हैं अपन, जब ऑलरेडी इमेज में दे रखा है तो अपन इसी को काम में ले ले रहे हैं। ये लो बच्चों, देखो इसको इमेज में दे रखा है ऑलरेडी, तो अपन ने ये काम में ले ले रहे हैं। ये देखो ये लाइसोसोम यहाँ पर दे रखा है, ये लाइसोसोम जाकर यहाँ से फ्यूज हो रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, फेगोलाइसोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, फेगोलाइसोसोम। इसके पास में है डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे हैं, एसिडिक इन नेचर है बच्चों। कैसे हैं, एसिडिक इन नेचर। तो ये क्या कर देंगे, जो भी माइक्रोब्स है उसका कर देंगे डाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पार्शियली डाइजेशन हो गया माइक्रोब्स का। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि रेजिडुअल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। डाइजेशन होने के बाद में किसका फॉर्मेशन हुआ है, रेजिडुअल बॉडी का, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे जिनका डाइजेशन नहीं हुआ वो मैटर इसके अंदर भरे हुए हैं, जिसे बोलते हैं इनडाइजेस्टेबल मैटर। अब आप देखेंगे कि ये जो रेजिडुअल बॉडी है ना बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में जाएगी, वहां से फ्यूज होगी, और फ्यूज होने के बाद में जो भी मैटर इसके अंदर भरा हुआ है उसको रिलीज कर देगी। तो इस तरह से अपन ने देखा कि माइक्रोब्स की क्या हो जाती है, किलिंग हो जाती है। जो भी अनडाइजेस्टेड मैटर है इसको ये जो अपन बात करें फेगोसाइट सेल्स है, ये रिलीज कर दे रही। यहां पर इसने कर दिया है रिलीज बच्चों। तो ये देखो इवेंट देख लो, सबसे पहले क्या हुआ, यहां पर मैंने अलग अलग इवेंट बताइए। सबसे पहले क्या हो रहा है, कीमोटैक्सिस,
एंड एडरेंस ऑफ माइक्रोब्स ऑफ फेगोसाइटोसिस, यानी कि सबसे पहले ये इसके पास में आके चिपक रही है, एडरेंस हो रहा है इसका, फिर उसके बाद में इसका क्या हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, इस इंजेक्शन का मतलब है अंदर की ओर धस रही है ये। उसके बाद में फेगोसोम बना है, ये देखो फेगोसोम बना है इसके बाद में क्या हुआ, लाइसोसोम इसके साथ में फ्यूज हो रहा है, ये देखो लाइसोसोम इसके साथ में फ्यूज हुआ तो क्या बन गया, फेगोलाइसोसोम। इसके बाद क्या हुआ, लाइसोसोम के पास में थे डाइजेस्टिव एंजाइम, इन डाइजेस्टिव एंजाइम ने क्या कर दी है, किलिंग कर दी है माइक्रोब्स की, तो अपन ने देखा डाइजेशन ऑफ इंजेक्शन माइक्रोब्स बाय एंजाइम्स। इसके बाद में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल बॉडी कंटेनिंग इनडाइजेस्टेड मटेरियल, ये रेजिडुअल बॉडी बनी, इसके अंदर इनडाइजेस्टेड मटेरियल बने हैं। इसके बाद में क्या होगा, ये रेजिडुअल बॉडी इनको क्या कर देने वाली है, डिस्चार्ज कर देने वाली है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस अपन ने देखी है फेगोसाइटोसिस की, और ये फेगोसाइटोसिस की इवेंट कौन कर रही है, यहाँ पर WBC कर रही है बच्चों। तो WBC की एक सेल्स है जिसे बोलते हैं अपन मैक्रोफेज सेल्स, जिसने ये सारी की सारी प्रोसेस हैपन की है बच्चों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सेगमेंट था इसलिए अपन ने इसको डिटेल से देखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो इसके अलावा अपन WBC के अंदर ही पढ़ रहे हैं NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल। तो ये देखो नेचुरल किलर सेल क्या करती है, इसके पास में बच्चों दो एंजाइम होते हैं जिसे बोलते हैं ग्रेन एंजाइम और परफोरिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेन एंजाइम और परफोरिन और किस सेल के पास में होता है, तो यहां पर है TC सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल। इस टी साइटोटॉक्सिक सेल के पास में भी क्या है, परफोरिन है और ग्रेन एंजाइम है, इसके पास में भी परफोरिन और ग्रेन एंजाइम है। करते क्या है ये एंजाइम, ये करते हैं डिस्ट्रॉय किसी भी वायरल इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल को। कैसे करेंगे, मैंने कहा ये कोई भी वायरल इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में आने वाली है नेचुरल किलर सेल, ये NK सेल मैंने यहाँ पर बोला है, ये रिलीज करने वाली है इन एंजाइम्स को। इसने रिलीज किया है कुछ एंजाइम्स, इसके अंदर एंजाइम भरे हुए हैं बच्चों, ये देखो एंजाइम्स इसके अंदर भरे हुए हैं, ये एंजाइम्स रिलीज करेंगे, NK सेल इनको रिलीज करेगी। रिलीज करने के बाद में क्या करेंगे ये एंजाइम्स, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जहां जहां ये लो कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रॉय हो गया, चलो ये देखो, तो ये पोरस कर देने वाला है, तो ये देखो पोरस हो गई, ये लो पोरस हो गई। ये पोरस किसने किया है, इन एंजाइम्स ने किया, परफोरिन एंजाइम ने। तो ये देखो पॉर क्रिएट कर दिया, इसमें भी पॉर क्रिएट कर दिया। तो NK सेल क्या कर रही है, ये यहां से परफोरिन एंजाइम इसने सिक्रेट किया, परफोरिन, इस परफोरिन ने इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसको डिस्ट्रॉय किया। तो यहां से ये हो चुकी है डिस्ट्रॉय, और फाइनली जो ये सेल है वो हो जाएगी किल। तो ऐसे नेचुरल किलर सेल भी क्या करती है, यहां पर इनेट इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करती है बच्चों, ठीक है। अब अपन बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, तो यहां पर अपन ने बोला है कि इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन ये दोनों ही साइटोकाइंस कहला रहे हैं। यहाँ पर जो इंटरफेरॉन है ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर फंक्शन अपना रोल प्ले करता है, मतलब अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये करेगा क्या बच्चों, ये कोई भी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो इनको रिलीज करने वाली है, किसको, इंटरफेरॉन को। ये इंटरफेरॉन क्या करेंगे, ये इंटरफेरॉन अपने नियर अबाउट जो भी नॉर्मल सेल्स है उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो वहां पर वो सेल्स बच जाएंगे, समझो आप। तो एक वायरल इन्फेक्टेड सेल ने इंटरफेरॉन रिलीज किया, जो नियर अबाउट जो भी सेल्स है नॉर्मल सेल्स उनको जाकर कर ले रही है प्रोटेक्ट, जिससे उसमें अगेन क्या नहीं होगा, वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके इंटरफेरॉन इसको बचाता है बच्चों, प्रिवेंट करता है। यहाँ पर मैंने एक इंटरफेरॉन दिया है, यहाँ पर इंटरफेरॉन गामा, वाई नहीं है, ये गामा इंटरफेरॉन है, जो क्या करता है, TH सेल्स की एक्टिविटी को इनहांस करता है या प्रमोट करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि T हेल्पर सेल्स को क्या करेगा, ये उनकी क्लोनिंग करवाएगा बच्चों, ठीक है। इंटरल्यूकिन मैंने यहाँ पर इंटरल्यूकिन फर्स्ट और इंटरल्यूकिन सेकंड बताया, यहाँ पर जो मैक्रोफेज सेल्स रिलीज करने वाली है। इंटरल्यूकिन फर्स्ट मैक्रोफेज सेल्स रिलीज करेगी और इंटरल्यूकिन सेकंड जो है वो लिम्फोसाइट सेल्स रिलीज करेगी बच्चों, ठीक है। इसकी अगर अपन डिटेल में देखें तो बहुत ज्यादा डिटेल है इसकी, ये पूरा पाथवे अपन देख लेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, वहां पर आपको फिर से बता देंगे कि कैसे इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन जो है वो हेल्प करते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि माइक्रोब्स की किलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत ही, क्योंकि अपन देखेंगे कि जो माइक्रोब्स है अगर वो इनेट इम्यून सिस्टम से खत्म हो रहे हैं
तब तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर वो इनेट इम्यून सिस्टम से खत्म नहीं हो रहे तो अपने को हेल्प लेनी पड़ेगी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की, ठीक है। तो वहां पर अपन देखेंगे, तो दोनों इंटीग्रेटेड होकर एक साथ क्या करने वाले, किलिंग करेंगे, तब अपन इसको देखेंगे। चलो, वायरल इन्फेक्टेड सेल विल रिलीज इंटरफेरोन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नियर अबाउट सेल्स, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको डील किया अपन ने। फिर बच्चों एक लास्ट स्टेप है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन क्या होती है, टिश्यू डैमेज एरिया इंड्यूस ए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट इवेंट्स कलेक्टिवली नॉन एज इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करेंगे, कोई भी टिश्यू डैमेज एरिया है मैंने कहा ये कोई पर्टिकुलर टिश्यू है, तो इसके अंदर से हो रही होगी ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इस डैमेज एरिया से, यानी कि जहां पर भी डैमेज होगा वहां पर कुछ सेल्स पहुंच जाएगी, देखो सेल्स ब्लड वेसल से निकल कर चली जाएगी, ये देखो सेल्स जाकर अकोमुलेट हो जाएगी वहां पर, और वो कुछ प्रोसेस यहाँ पर करवाएगी। तो सबसे पहले प्रोसेस यहाँ पर हीट जनरेट होगी, हीट, फिर आ जाएगी रेडनेस, ये तो आपने देखा होगा जनरली, अगर आपको कोई चिट्टी भी बाइट कर लेती है, ठीक है, तब भी ये इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में हो जाता है, पेन होने लगेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हनी भी अगर बाइट करेगी तो भी इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और वहां पर पर्टिकुलर एरिया पर क्या आ जाने वाली है, स्वेलिंग। तो इन सारी प्रोसेस को कलेक्टिवली बोलते हैं अपन इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये सारी डिटेल अपन ने देखी है इनेट इम्यून सिस्टम की। अब अपन देखेंगे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बच्चों।